स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे मेडिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो काफ़ी गंभीर हो सकता है, संक्रामक एंडोकार्डाइटिस, जिसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी कहते हैं। हमारे पास कुछ मेडिकल टेक्स्ट हैं इस पर और हम कोशिश करेंगे कि आज इसे आसान भाषा में समझें कि भाई ये असल में है क्या, कितने तरह का होता है, क्या लक्षण दिखते हैं, क्यों होता है और डॉक्टर इसे पकड़ते कैसे हैं। तो चलिए हृदय की इस थोड़ी जटिल सी लगने वाली स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये संक्रामक एंडोकार्डाइटिस आखिर है क्या चीज? बिल्कुल। देखिए, जैसा नाम में ही है, एंडोकार्डियम मतलब हृदय की सबसे अंदर वाली परत। तो एंडोकार्डाइटिस हुआ उस परत का इन्फेक्शन, उसकी सूजन। ये परत हमारे हृदय के चेम्बर्स को और जो ज्यादा जरूरी है वॉल्स को कवर करती है। तो संक्रामक एंडोकार्डाइटिस इस अंदरूनी परत का और ज्यादातर केस में हृदय के एक या एक से ज्यादा वॉल्व का इन्फेक्शन है। जो टेक्स्ट हमारे पास है वो बताता है कि ये ज्यादातर बैक्टीरिया से होता है, पर हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि कभी-कभी फंगस या दूसरे कीटाणु भी हो सकते हैं। मतलब संक्षेप में, हृदय के अंदर उसकी परत पर और खासकर वॉल्व पर होने वाला इन्फेक्शन। अच्छा, टेक्स्ट में ये भी लिखा है कि इसके दो मुख्य प्रकार हैं, एक्यूट और सब एक्यूट। ये सुनने में तो बस जैसे टाइम का फर्क लगता है, तीव्र और उपतीव्र। क्या इनमें कोई गहरा अंतर है? हाँ, ये सिर्फ टाइम का ही फर्क नहीं है, ये बहुत जरूरी अंतर है। इससे बीमारी की पूरी प्रकृति, उसकी गंभीरता और यहाँ तक कि इलाज भी काफी हद तक तय होता है। पहले एक्यूट की बात करते हैं। एक्यूट एंडोकार्डाइटिस ये अक्सर एक खास बैक्टीरिया स्टैफिलोकोकस ऑरियस, जिसे एस ऑरियस कहते हैं, उससे जुड़ा होता है। अब ये जो एस ऑरियस है ना, ये अपनी उग्रता मतलब हाई विरुलेंस के लिए जाना जाता है। बहुत तेजी से टिश्यू को नुकसान पहुंचाता है ये। और खास बात यह है कि ये अक्सर पहले से बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल हार्ट वॉल्व पर भी अटैक कर सकता है। इसमें वॉल्व पर बड़े बड़े नुकसान पहुंचाने वाले वेजिटेशन बन जाते हैं। वेजिटेशन मतलब वो इन्फेक्शन, खून के थक्के और बैक्टीरिया के गुच्छे समझ लीजिए। और जैसा एक्यूट नाम से पता चलता है, इसकी शुरुआत बहुत तेजी से होती है। मरीज कुछ ही दिनों में बहुत सीरियस हो सकता है। बाप रे, मतलब ये तो बहुत तेजी से फैलता है। और दूसरा वाला सब एक्यूट, वो कैसे अलग है फिर? हाँ, तो सबअक्यूट एंडोकार्डाइटिस वो ज्यादातर विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकी नाम के बैक्टीरिया समूह से होता है। ये वाले बैक्टीरिया ना एस ऑरियस जितने उग्र नहीं होते, मतलब इनकी विरुलेंस कम होती है। और ये आमतौर पर उन वाल्व को निशाना बनाते हैं जो पहले से ही थोड़े खराब हों, जैसे जन्म से ही कोई दिक्कत हो वाल्व में, या पहले कभी रूमेटिक हार्ट डिजीज हुई हो। इसमें जो वेजिटेशन बनते हैं वो भी अक्यूट वाले से छोटे होते हैं। और एक और बात जो टेक्स्ट में भी है कि ये अक्सर दांतों के किसी प्रोसीजर के बाद हो सकता है, जैसे दांत निकलवाने के बाद, क्योंकि ये बैक्टीरिया मुंह में होते हैं और खून में जा सकते हैं। और सबअक्यूट मतलब इसकी शुरुआत धीमी होती है, लक्षण धीरे धीरे आते हैं, हफ्तों या महीनों में, पता चलने में देर लग सकती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जानना कि अक्यूट है या सब अक्यूट, ये डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ना? कि कितनी जल्दी इलाज शुरू करना है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, शायद ये भी अंदाज़ा लग जाए कि इन्फेक्शन आया कहाँ से होगा। बिल्कुल सही। ये क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण क्लिनिकल नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो अब जब वॉल्व पर ये सब हो रहा है, तो मरीज को क्या महसूस होता है? लक्षण क्या होते हैं? क्या बस बुखार और वो जो दिल की आवाज़ बदल जाती है, मरमर, वही होता है या कुछ और भी है जिस पर ध्यान देना चाहिए? टेक्स्ट में कुछ वैस्कुलर और इम्यूनोलॉजिक फिनोमेना का भी जिक्र है, ये क्या है? हाँ, बुखार तो सबसे कॉमन है, लगभग सब मरीजों में होता है। और जैसा आपने कहा, स्टेथोस्कोप से सुनने पर कोई नई मरमर सुनाई देना या पुरानी मरमर का बदल जाना, ये भी बड़ा संकेत है, बताता है कि वॉल्व डैमेज हो रहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और खास संकेत भी हैं जो शायद उतने कॉमन ना हो पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं, वैस्कुलर फिनोमेना यानी खून की नलियों से जुड़े, और इम्यूनोलॉजिक फिनोमेना यानी हमारी इम्यूनिटी से जुड़े। अच्छा, पहले ये वैस्कुलर वाले बताइए, ये क्या होते हैं? वैस्कुलर फिनोमेना सीधे सीधे ब्लड वेसल्स या ब्लड फ्लो से जुड़े हैं। सबसे गंभीर चीज है इसमें सेप्टिक एम्बोलिज्म। इसका मतलब है कि वो जो वेजिटेशन बने हैं ना वॉल्व पर, उनके टुकड़े टूटकर खून के साथ बह जाते हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंचकर वहां की धमनियों को ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे दिमाग में जाकर स्ट्रोक कर सकते हैं या किसी और अंग में।
या फिर वहां नया इन्फेक्शन शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बाहरी निशान भी देख सकते हैं जो इसी वजह से या छोटी नसों के डैमेज से होते हैं, जैसे पेटिकिया, वो स्किन पर या मुंह के अंदर छोटी सुई की नोक जैसे लाल या बैंगनी धब्बे। अच्छा, वो छोटे छोटे डॉट्स जैसे हैं। हाँ बिल्कुल। फिर होते हैं स्प्लिंटर हेमरेज। ये नाखूनों के नीचे पतली गहरे लाल या भूरे रंग की लकीरें होती हैं, जैसे लकड़ी की फांस चुभ गई हो। और एक और हैं जेनवे लीजन्स। ये हथेलियों या तलवों पर मिलते हैं, छोटे सपाट लाल रंग के धब्बे। इनकी खास बात यह है कि इनमें दर्द नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। ये याद रखना जरूरी है। ये तो बड़े अजीब निशान हैं। स्प्लिंटर हेमरेज, जेनवे लीजन, इन पर तो शायद ध्यान भी न जाए। और वो दूसरे वाले इम्यूनोलॉजिक फिनोमेना, वो इम्यूनिटी से कैसे जुड़े हैं? इम्यूनोलॉजिक फिनोमेना तब होते हैं जब हमारा शरीर इन्फेक्शन से लड़ने की कोशिश करता है। इस लड़ाई में कुछ इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, बैक्टीरिया के टुकड़े और हमारी एंटीबॉडीज मिलकर। ये कॉम्प्लेक्स खून में घूमते हैं और अलग अलग जगह जमा होकर सूजन और नुकसान करते हैं। इसके कुछ खास संकेत हैं। एक तो हैं ऑस्लर नोड्स। ये उंगलियों या पैर की उंगलियों के पोरों पर बनते हैं, उभरे हुए लाल या बैंगनी रंग के गांठ जैसे। और जेनवे लीजन के उल्टा, इनमें छूने पर दर्द होता है, काफी दर्द। अच्छा, तो जेनवे दर्द रहित, ऑस्लर दर्द वाले, ये फर्क है? बिल्कुल, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जमने से होते हैं। फिर हैं रॉथ स्पॉट्स। ये आंखों के पर्दे रेटिना पर दिखते हैं। खास तरह के ब्लीडिंग स्पॉट्स होते हैं जिनके बीच में सफेद या पीला सेंटर होता है। ये सिर्फ आंख की जांच में दिखते हैं। और एक और चीज हो सकती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें वो इम्यून कॉम्प्लेक्स किडनी में जमा होकर सूजन कर देते हैं, किडनी पर असर आ सकता है। अरे वाह, मतलब शरीर की अपनी लड़ाई की निशान भी डायग्नोसिस में मदद करते हैं। ये सब लक्षण और संकेत देखते हुए क्या दिल की कुछ खास वॉल्व हैं जिन पर इन्फेक्शन ज्यादा असर करता है? और क्या कुछ खास वजह या रिस्क फैक्टर्स हैं इसके पीछे? हाँ, टेक्स्ट के हिसाब से और वैसे भी देखा जाता है कि हृदय के लेफ्ट साइड के वॉल्व ज्यादा प्रभावित होते हैं। माइट्रल वॉल्व सबसे कॉमन है, उसके बाद अयोटिक वॉल्व का नंबर आता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो राइट साइड में होता है उसमें इन्फेक्शन उतना कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ, ये उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है जो नसों से ड्रग्स लेते हैं, यानी आईवी ड्रग यूजर्स में। अच्छा, आईवी ड्रग यूजर्स में ट्राइकस्पिड वाल्व क्यों? क्योंकि जब वो नसों में इंजेक्शन लगाते हैं तो बैक्टीरिया या फंगस खून के साथ बहकर सबसे पहले दिल के राइट साइड में ही पहुंचते हैं, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व उनका पहला निशाना बनता है। समझ गई। और आईवी ड्रग यूज के अलावा और कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो एंडोकार्डाइटिस का खतरा बढ़ाती हैं या किसी खास कीटाणु से जुड़ी हों? टेक्स्ट में काफी लिस्ट दी है। हाँ बिल्कुल, कुछ जरूरी कनेक्शंस हैं जिन्हें जानना जरूरी है। इनसे हमें इन्फेक्शन के सोर्स और कीटाणु का अंदाजा लगता है। जैसे प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व, जिन लोगों के आर्टिफिशियल वाल्व लगे होते हैं उनमें रिस्क ज्यादा होता है। अगर वाल्व लगने के तुरंत बाद इन्फेक्शन हो तो अक्सर स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस, एस एपिडर्मिडिस जिम्मेदार होता है। ये स्किन पर होता है और सर्जरी के टाइम अंदर जा सकता है। फिर पेट, आंतों या यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई प्रोसीजर हुआ हो, जैसे कोलोनोस्कोपी, तो वहां के नॉर्मल बैक्टीरिया जैसे एंटेरोकोकस खून में आकर एंडोकार्डाइटिस कर सकते हैं। और वो कोलन कैंसर वाला कनेक्शन, वो क्या है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग और ज़रूरी है। अगर किसी मरीज में स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलिटिकस, एस गैलोलिटिकस, जिसे पहले एस बोविस कहते थे, उसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस मिले, तो ये अक्सर बड़ी आंत यानी कोलन में किसी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है, खास तौर पर कैंसर या प्री कैंसरस पॉलिप का। इसलिए ऐसे मरीजों की कोलोनोस्कोपी जरूर करनी चाहिए। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। बिल्कुल। फिर एक हैसिक ग्रुप है बैक्टीरिया का। ये मुंह में रहते हैं और सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लक्षण तो एंडोकार्डाइटिस के होते हैं पर ब्लड कल्चर में कुछ नहीं आता, उसे कल्चर नेगेटिव कहते हैं। इसके पीछे कुछ ऐसे अजीब कीटाणु हो सकते हैं जो नॉर्मल कल्चर में नहीं उगते, जैसे कॉक्सिएला या बाटोनेला। इनके लिए स्पेशल टेस्ट लगते हैं। और आईवी ड्रग यूजर्स में, जैसा बताया, ट्राइकस्पिड वॉल्व तो है ही, एस ऑरिस भी कॉमन है, पर उनमें स्यूडोमोनाज या कैंडिडा जैसे फंगस का खतरा भी ज्यादा होता है। तो मतलब मरीज की हिस्ट्री, उसके रिस्क फैक्टर और यहाँ तक कि कौन सा बैक्टीरिया मिला है, ये सब मिलकर पूरी कहानी बताते हैं। अब ये समझिए कि ये इन्फेक्शन असल में दिल को नुकसान कैसे पहुंचाता है। ये जो प्रक्रिया है, पैथोजेनेसिस, ये कैसे काम करती है? हाँ, ये पैथोजेनेसिस मतलब बीमारी कैसे पनपती है, ये समझना जरूरी है।
देखिए, ज्यादातर ये शुरू होता है एंडोथेलियम यानी दिल की अंदरूनी परत या वाल्व की सतह पर किसी तरह की चोट लगने से। ये चोट हाई ब्लड प्रेशर से वाल्व पर पड़ते जोर से, या पहले से वाल्व में कोई बीमारी हो, या कोई डिवाइस जैसे पेसमेकर की तार वगैरह से हो सकती है। अब इस चोट लगी जगह पर ना खून के छोटे छोटे टुकड़े जैसे प्लेटलेट्स और फाइब्रिन चिपकने लगते हैं। इससे एक छोटा सा बिना इन्फेक्शन वाला थक्का बन सकता है। अब मान लीजिए किसी वजह से खून में बैक्टीरिया या फंगस आ गए, दांतों के इलाज से, स्किन इन्फेक्शन से, आईवी ड्रग से, कहीं से भी, तो ये कीटाणु खून में घूमते हुए दिल तक पहुंचते हैं और वहां वो उस चोट वाली जगह या उस छोटे थक्के पर चिपक जाते हैं। उनको वहां चिपकना आसान लगता है। एक बार चिपक गए तो फिर वो वहां अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं और अपने चारों तरफ और प्लेटलेट्स, फाइब्रिन वगैरह को खींच लेते हैं। इसी से बनता है वेजिटेशन। ये बेसिकली बैक्टीरिया या फंगस, खून के थक्के और सूजन वाले सेल्स का एक बढ़ता हुआ गुच्छा है। और ये वेजिटेशन, ये फिर क्या करते हैं? ये बस वाल्व पर बैठे रहते हैं या कुछ और गड़बड़ भी करते हैं? नहीं, ये सिर्फ बैठे नहीं रहते हैं, ये कई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। पहली चीज तो ये वाल्व को ही नष्ट कर देते हैं। उसमें छेद कर सकते हैं, उसका आकार बिगाड़ सकते हैं। इससे वाल्व ठीक से बंद नहीं हो पाता और खून आगे जाने की बजाय पीछे लीक करने लगता है। इसे वाल्व रेगर्जिटेशन कहते हैं। अच्छा, वाल्व लीक करने लगता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है सेप्टिक एम्बोलिज्म, जिसकी हमने बात की। वेजिटेशन के टुकड़े टूटकर खून में चले जाते हैं। अगर लेफ्ट साइड का इन्फेक्शन है तो ये टुकड़े शरीर में कहीं भी जा सकते हैं। दिमाग, किडनी, हाथ पैर, स्ट्रोक या दूसरे अंगों में प्रॉब्लम कर सकते हैं। और अगर राइट साइड का इन्फेक्शन है तो ये टुकड़े फेफड़ों में जाते हैं। वहां पल्मोनरी एम्बोलिज्म या निमोनिया जैसा कुछ कर सकते हैं। और तीसरी चीज, ये इन्फेक्शन वॉल्व से फैलकर दिल की मांसपेशी या उसके आसपास की थैली में भी जा सकता है। वहां फोड़ा मतलब एब्सेस बना सकता है। बाप रे, तो ये वेजिटेशन तो वॉल्व को भी खराब करते हैं और इन्फेक्शन को शरीर में फैला भी सकते हैं। डबल मुसीबत। ये तो वाकई गंभीर प्रक्रिया है। तो फिर जब डॉक्टर को शक होता है कि किसी को एंडोकार्डाइटिस है, तो वो पक्का कैसे करते हैं? कौन सी जांच सबसे जरूरी होती है? हाँ, डायग्नोसिस पक्का करने के लिए कुछ मेन जांचें हैं और इनमें से दो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जैसा टेक्स्ट में भी लिखा है। पहली है मल्टीपल ब्लड कल्चर, यानी खून की जांच एक से ज्यादा बार। ये डायग्नोसिस की नींव है। मरीज के शरीर से अलग अलग टाइम पर और अलग अलग नस से खून के सैंपल्स लिए जाते हैं। इन सैंपल्स को लैब में डालकर देखते हैं कि उनमें कोई बैक्टीरिया या फंगस उगता है या नहीं। एक से ज्यादा बार लेना जरूरी है ताकि पक्का हो सके कि ये असली इन्फेक्शन है, सिर्फ स्किन से कोई कीटाणु सैंपल में नहीं आ गया। और इससे यह भी पता चल जाता है कि कौन सा कीटाणु है और कौन सी एंटीबायोटिक उस पर काम करेगी। ये सबसे जरूरी है। अच्छा, तो कई सारे ब्लड सैंपल लेने पड़ते हैं। हाँ, आमतौर पे कम से कम 2 या 3 सेट। और दूसरी सबसे जरूरी जांच है इकोकार्डियोग्राफी, यानी दिल का अल्ट्रासाउंड। इससे हम दिल के अंदर देख सकते हैं वॉल्व कैसे दिख रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इको से हमें वो वेजिटेशंस दिख जाते हैं। पता चलता है कि वो है या नहीं, कितने बड़े हैं, कहाँ हैं, और वॉल्व को कितना नुकसान हुआ है, जैसे लीकेज, रिगर्गिटेशन या कोई एब्सेस वगैरह। ये सब इको में दिख सकता है। इको 2 तरह से होता है, एक छाती के ऊपर से टीटीई और एक मुंह के रास्ते नली डालकर टीई। टी से तस्वीरें ज्यादा साफ आती हैं, खासतौर पर वॉल्व की। तो मतलब ब्लड कल्चर से कीटाणुओं का पता चलता है और इको से दिल के अंदर की हालत और वेजिटेशंस दिख जाते हैं। इन दोनों से मिलकर डायग्नोसिस कंफर्म होता है। ये समझना जरूरी था कि ये जांचें क्यों और कैसे होती हैं। तो ये थी संक्रामक एंडोकार्डाइटिस पर हमारी आज की बातचीत। हमने समझा कि ये दिल की अंदरूनी परत, खासकर वाल्व का एक सीरियस इन्फेक्शन है। हमने इसके 2 टाइप देखे, एक्यूट और सब एक्यूट, और जाना कि उनमें क्या फ़र्क है, कैसे वो बैक्टीरिया वाल्व की हालत और बीमारी की रफ्तार पर निर्भर करते हैं। हमने लक्षणों की बात की, जैसे बुखार, नई हार्ट मर्मर, और उन खास बाहरी निशानों की भी, स्किन पर जेनवी लीजन, बिना दर्द वाले, ऑस्लर नोड्स, दर्द वाले, नाखूनों में स्प्लिंटर हेमरेज और आंखों में रॉट स्पॉट्स। ये भी देखा कि माइट्रल और एओर्टिक वाल्व्स ज्यादा प्रभावित होते हैं और कैसे आईवी ड्रग यूज का ट्राइकस्पिड वाल्व से या एस गैलोलिटिकस का कोलन कैंसर से कनेक्शन है। और आखिर में समझा कि ये वेजिटेशन कैसे नुकसान करते हैं और डायग्नोसिस के लिए ब्लड कल्चर और इको कितने जरूरी हैं। और हाँ, यहाँ पे जाते बस एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, कितनी अजीब बात है कि इस गंभीर दिल के अंदरूनी इन्फेक्शन के कुछ सबसे पक्के सुराग हमें शरीर पर बाहर दिख सकते हैं। वो स्किन पर छोटे से निशान, जेनवे या ऑस्लर वाले, या नाखूनों में वो पतली सी लकीरें। पहली नज़र में शायद लगे कि ये कुछ नहीं है, कोई मामूली चोट है या स्किन प्रॉब्लम,
पर जैसा हमने आज समझा, ये असल में दिल के अंदर चल रही एक बहुत बड़ी और जानलेवा गड़बड़ी का इशारा हो सकते हैं। ये चीज़ हमें याद दिलाती है कि मरीज को ध्यान से देखना, उसकी पूरी जांच करना कितना ज़रूरी है। थॉरो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन जिसे कहते हैं, यह दिखाता है कि कैसे शरीर के एक हिस्से में दिखने वाला छोटा सा बदलाव भी किसी दूसरे गहरे अंग की बड़ी समस्याओं से जुड़ा हो सकता है, और उसे पकड़ना, समझना, सही कॉन्टेक्स्ट में रखना ही अच्छी डॉक्टर की पहचान है। शायद ये सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं है, बल्कि चीज़ों को जोड़ने और उनका मतलब समझने की बात है।